स्वागत। आज हम फणीश्वरनाथ रेणु के एक बहुत ही खास मगर अक्सर उनके बड़े उपन्यासा की छाया में रह जाने वाले लघु उपन्यास रसप्रिया की दुनिया में गहरे उतर रहे हैं। हमारे सामने इसके विश्लेषण से जुड़े कुछ अंश हैं जिनका शीर्षक है रसप्रिया, रेणु का आंचलिक प्रेम और कला। तो ये दस्तावेज हमें आज मदद करेंगे इस कहानी की परतें खोलने में। आज की हमारी इस बातचीत का मकसद सिर्फ कहानी को दोहराना नहीं है, बल्कि उसके मर्म को पकड़ना है। बिहार के मिथिलांचल के ग्रामीण जीवन की वो तस्वीर देखना जहां प्रेम है, कला है, लेकिन साथ ही सामाजिक जकड़ेने भी हैं। और ये भी समझना है कि रेणु की जो जानी पहचानी आंचलिक शैली है, उसमें इस छोटी सी कहानी का क्या खास मुकाम है। ये अपने संक्षिप्त आकार में क्या बड़ी बात कह जाती है। बिल्कुल सही कहा आपने। रेणु जी की पहचानी आंचलिक कथाकार के तौर पर है। वो किसी खास इलाके के रंग, उसकी बोली, संस्कृति, दुख दर्द सबको अपनी कहानी का हिस्सा बना लेते हैं। और रसप्रिया, जो हमारे पास मौजूद जानकारी के हिसाब से 1973 में प्रकाशित हुई, उनके इस हुनर का एक, आप कह सकते हैं, नायाब नमूना है। ये उनके महाकाव्यात्मक उपन्यास जैसे मैला आंचल या परती परिकथा से आकार में भले ही छोटी हो, पर भावनात्मक गहराई और कलात्मक सघनता में किसी भी तरह कम नहीं है। विश्लेषण भी इसी बात पर जोर देता है कि इसकी संक्षिप्तता ही इसकी ताकत है, जो सीधे दिल पर असर करती है। अच्छा, तो चलिए सबसे पहले उस दुनिया में कदम रखते हैं जहां ये कहानी घटती है, इसका परिवेश। विश्लेषण साफ इशारा करता है कि कहानी बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र के एक गांव में सेट है। अब मिथिलांचल तो अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है। ये जानना दिलचस्प होगा कि इस जगह की कौन सी खासियतें हैं जो कहानी के ताने बाने को बुनती हैं। क्या ये सिर्फ एक नाम है या नहीं, ये सिर्फ नाम या लोकेशन बिल्कुल नहीं है। विश्लेषण इस बात को रेखांकित करता है कि मिथिलांचल यहाँ एक जीवंत इकाई है। आप सोचिए, वहाँ की लोक कथाएं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं, वहाँ के लोकगीत जिनमें जीवन का हर रंग शामिल है, शादी ब्याह, तीज त्योहारों पर होने वाले पारंपरिक नृत्य, गांव में लगने वाले मेले और रोजमर्रा के छोटे छोटे रीति रिवाज, ये सब महज सजावट नहीं है। रेणु जी ने इन्हें कहानी के धागों में ऐसे पिरोया है कि ये कहानी को सांस देते हैं, उसे उसकी आत्मा देते हैं। विश्लेषण बताता है कि रेणु की खूबी ये है कि वो इस सांस्कृतिक समृद्धि को सिर्फ दिखाती नहीं, बल्कि उसे महसूस करवाती हैं। गांव का दुख, सुख, आशा, निराशा सब इसी माहौल से उपजते और पनपते हैं। बहुत दिलचस्प बात है कि परिवेश खुद एक किरदार की तरह है और इसी जीवंत परिवेश के बीच पनपती है एक प्रेम कहानी। विश्लेषण के केंद्र में रसिक और प्रिया नाम के दो पात्र हैं। जरा इन किरदारों के बारे में विस्तार से बात करते हैं। ये कौन लोग हैं और उनकी कहानी क्या है जो मिथिलांचल की जमीन पर आकार लेती है? हाँ, कहानी के दिल में यही दो पात्र हैं। रसिक, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, रस में डूबा हुआ एक युवा लड़का है। विश्लेषण उसे एक बेहद संवेदनशील, कला प्रेमी और शायद कुछ अंतर्मुखी व्यक्तित्व के रूप में चित्रित करता है। वो गांव की लोक परंपराओं, खासकर वहां के गीतों, कथाओं और नाट्यों से सिर्फ जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि वो उनमें जीता है। उसके लिए कला, संगीत महज मनोरंजन नहीं, बल्कि उसकी आत्मा की आवाज है, अपनी भावनाओं को दुनिया तक पहुंचाने का जरिया है। अच्छा। दूसरी तरफ है प्रिया, एक साधारण ग्रामीण युवती जो अपनी सादगी और परंपराओं से जुड़े होने में गांव की सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक बन जाती है। वो रसिक के कलात्मक मन और उसके प्रेम का केंद्र बिंदु है। विश्लेषण प्रिया को महज प्रेमिका नहीं, बल्कि उस सांस्कृतिक रस के मूर्त रूप की तरह देखता है जिसे रसिक पाना चाहता है। तो एक तरफ कला में जीने वाला रसिक, दूसरी तरफ परंपरा का प्रतीक प्रिया और पृष्ठभूमि में मिथिलांचल का सजीव सांस्कृतिक माहौल। विश्लेषण इशारा करता है कि उनकी प्रेम कहानी गांव के लोकगीतों, मेलों और दूसरे सामाजिक आयोजनों के बीच ही अंकुरित होती है और परवान चढ़ती है। सुनने में ये बहुत रोमानी लगता है, लेकिन क्या ये राह इतनी आसान है? क्या सामाजिक यथार्थ यहाँ कोई चुनौती पेश नहीं करता? हाँ, बिल्कुल। यहाँ आकर कहानी साधारण रोमांस से ऊपर उठकर सामाजिक यथार्थ का आईना बन जाती है। उनका प्रेम जितना सहज और स्वाभाविक रूप से पनपता है, उतनी ही कठोरता से वो गांव की जड़ हो चुकी सामाजिक रूढ़ियों और मान्यताओं से टकराता है। विश्लेषण खास तौर पर जातिगत भेदभाव की गहरी खाई और परिवार की उन अपेक्षाओं का जिक्र करता है जो व्यक्तिगत प्रेम और इच्छाओं पर भारी पड़ती हैं। अच्छा, जातिगत भेदभाव भी।
हाँ, रसिक और प्रिया का प्रेम महज दो दिलों का मामला नहीं रहता। वो उस वक्त के समाज की उन दीवारों से टकराता है जो इंसान को इंसान से बांटती हैं। ये कहानी दिखाती है कि कैसे मासूम और पवित्र भावनाएं भी स्थापित सामाजिक बंधनों, पुरानी सोच और वर्ग भेद के सामने बेबस हो सकती हैं। ये व्यक्ति की स्वतंत्रता और सामाजिक दबाव के बीच का द्वंद्व है, जिसे रेणु बड़ी बारीकी से पकड़ते हैं। आपने रसिक के कला प्रेमी होने का जिक्र किया और विश्लेषण भी इस पर काफी जोर देता है। कहानी में कला, चाहे वो संगीत हो, नृत्य हो या लोक कथाएं, इसका सिर्फ माहौल बनाने से ज्यादा क्या महत्व है? ऐसा लगता है कि ये कहानी की आत्मा से जुड़ी कोई चीज है। बिल्कुल सही समझा आपने। कला यहाँ सिर्फ पार्श्व संगीत नहीं है, ये कहानी का प्राण तत्व है, उसका रस है। जैसा कि उपन्यास का शीर्षक रस प्रिया यानी रस की प्रियतमा या जिसे रस प्रिय हो खुद संकेत करता है। हाँ, रसप्रिया। रसिक के लिए कला आत्म अभिव्यक्ति का माध्यम है, अपनी पहचान को समझने और दुनिया को समझाने का तरीका है। जब समाज उसे बोलने नहीं देता तो वो गाकर अपनी बात कहता है। विश्लेषण में बताया गया है कि कैसे लोकगीतों के बोल, उनकी धुनें रसिक के मन की पीड़ा, उसके प्रेम की उत्कंठा को स्वर देते हैं। उपन्यास मिथिलांचल की उस सांस्कृतिक जीवंतता को लोकगीत, विदेसिया जैसे नाच, जात्रा या मेले बहुत ही रसपूर्ण यानी जीवंत और आकर्षक ढंग से प्रस्तुत करता है। कला यहाँ दर्द को भी सुंदरता देती है और विरोध का स्वर भी बनती है। ये मनोरंजन से कहीं आगे बढ़कर जीवन जीने का, महसूस करने का एक तरीका है। ये बहुत गहरा अवलोकन है कि कला अभिव्यक्ति और पहचान दोनों का जरिया है। विश्लेषण में एक और महत्वपूर्ण बिंदु उभर आता है, सामाजिक बदलाव का। जिक्र है कि आज़ादी के बाद के नए विचार, जैसे शिक्षा का महत्व, सामाजिक सुधार की बातें, ये सब धीरे धीरे गांव की दहलीज तक पहुंच रहे हैं। इसका कहानी के किरदारों और घटनाओं पर क्या असर पड़ता है? क्या ये बदलाव उम्मीद जगाता है या टकराव पैदा करता है? ये एक बहुत ही नाजुक और महत्वपूर्ण पहलू है जिसे रेणु ने छुआ है। आज़ादी के बाद का दौर था और शहरों से होती हुई बदलाव की हवा, शिक्षा, बराबरी, पुरानी रूढ़ियों पर सवाल गांवों तक भी पहुंच रही थी। विश्लेषण बताता है कि ये नए विचार गांवों की सदियों पुरानी जड़ हो चुकी सामाजिक व्यवस्था, जातिवाद और सामंती सोच को चुनौती देते हैं। लेकिन ये बदलाव आसान नहीं है। रसिक जैसे पात्र जो अपनी सांस्कृतिक जड़ों से गहरे जुड़े हैं, वो इन बदलावों को कैसे देखते हैं? वो अपनी कला, अपनी परंपरा को इस नई हवा में कैसे बचाए रखें? यहाँ परंपरा और आधुनिकता के बीच एक बारीक कश्मकश दिखाई देती है। ये वो संघर्ष है जो रेणु के लगभग हर बड़े काम में मौजूद है। बदलते वक्त के साथ अपनी पहचान को बनाए रखने की जद्दोजहद। ये टकराव कहानी में एक और परत जोड़ता है, उसे सिर्फ प्रेम कहानी या कला की कहानी होने से आगे ले जाता है। परंपरा और आधुनिकता का ये द्वंद्व तो आज भी बहुत प्रासंगिक लगता है। तो इन सब सामाजिक दबावों, कला की अभिव्यक्ति और बदलाव की आहट के बीच कहानी किस मोड़ पर पहुंचती है? विश्लेषण कहता है कि अंत भावनात्मक होने के साथ साथ यथार्थवादी भी है। क्या इसका मतलब है कि रसिक और प्रिया का प्रेम समाज की बीड़ियों को तोड़ पाता है या यथार्थ कुछ और है? देखिए, उपन्यास का अंत, जैसा कि विश्लेषण इशारा करता है, दुखद है, लेकिन वो चौंकाता नहीं, क्योंकि वो उस समय के सामाजिक यथार्थ के बहुत करीब है। समाज की दीवारें इतनी ऊंची और मजबूत साबित होती हैं कि रसिक और प्रिया का प्रेम अपने स्वाभाविक मिलन तक नहीं पहुंच पाता। सामाजिक रूढ़ियां, जाति का बंधन, परिवार का दबाव, ये सब मिलकर उनके प्रेम को कुचल देते हैं। इस मायने में ये यथार्थवादी है, क्योंकि रेणु कोई झूठी उम्मीद नहीं बंधाते। वो दिखाते हैं कि समाज अक्सर व्यक्तिगत भावनाओं पर कितना भारी पड़ सकता है। अगर प्रेम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचता तो क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है, एक असफल प्रेम कहानी बनकर? फिर इसका गहरा अर्थ क्या है? विश्लेषण इस अधूरेपन से क्या निष्कर्ष निकालता है? यही रेणु की कहानी कहने की कला और विश्लेषण की गहराई सामने आती है। कहानी का अंत भली दुखद हो, लेकिन ये निराशा पर खत्म नहीं होती। विश्लेषण इस बात पर बल देता है कि भले ही सामाजिक बाधाएं रसिक और प्रिया को शारीरिक रूप से मिलने नहीं देती, लेकिन उनका प्रेम और रसिक की कला वो हार कर भी हारती नहीं है। अच्छा, कैसे? वो प्रेम कहानी, वो गीत जो रसिक ने गाए, वो पीड़ा जो उसने महसूस की, वो सब गांव के सांस्कृतिक स्मृति का,
वहाँ की लोक परंपरा का हिस्सा बन जाते हैं। वो लोगों की यादों में, किस्से कहानियों में, गाए जाने वाले गीतों में जीवित रहते हैं। संदेश शायद ये है कि प्रेम और कला का जो रस है, जो मानवीय संवेदनाएं हैं, वो भौतिक हार जीत से परे हैं। वो समाज की कठोरता के बावजूद अपनी जगह बना लेती हैं, अपनी महक छोड़ जाती हैं। ग्रामीण जीवन का असली सत्व, असली रस शायद यही प्रेम और कला है, जो हर चुनौती के बाद भी किसी न किसी रूप में जिंदा रहता है। यही बात रसप्रिया को अपने संक्षिप्त कलेवर के बावजूद रेणु की कलम से निकला एक बेहद गहरा, मार्मिक और यादगार काम बनाती है। इसमें एक टीस है, एक कसक है, लेकिन साथ ही मानवीय भावना की अजेयता का एक मौन उत्सव भी है। तो कुल मिलाकर हमने समझा कि रसप्रिया महज एक लघु उपन्यास नहीं, बल्कि फणीश्वरनाथ रेणु की आंचलिक दुनिया का एक घनीभूत भावनात्मक निचोड़ है। ये मिथिलांचल के ग्रामीण कैनवस पर प्रेम की कोमलता, कला की शक्ति, सामाजिक रूढ़ियों की कठोरता और बदलते वक्त की आहट, इन सब के जटिल ताने बाने को बड़ी ही खूबसूरती, सादगी और गहराई से पेश करता है। विश्लेषण ने हमें दिखाया कि कैसे एक छोटी सी कहानी अपने अंदर इतने बड़े सवालों और भावनाओं को समेट सकती है। बिल्कुल। और ये कहानी हमें आज भी कई सवाल सोचने पर मजबूर करती है, जो विश्लेषण के अंत में भी उठाए गए हैं। रसप्रिया में जो द्वंद्व दिखाई देता है, अपनी सांस्कृतिक जड़ों, अपनी कला, अपनी पहचान को बचाने की ललक, और दूसरी तरफ सामाजिक बदलाव, प्रगति की जरूरत, क्या ये तनाव आज भी इतने साल बाद हमारे अपने समुदायों में, शहरों में अलग अलग रूपों में मौजूद नहीं है? बिल्कुल है। हम अपनी परंपराओं और आधुनिकता के बीच संतुलन कैसे साधते हैं? और दूसरा अहम सवाल कला को लेकर है। जैसे रसिक अपनी कला के जरिए उस माहौल में भी प्रेम और विरोध दोनों को अभिव्यक्त करता है, जहाँ खुलकर बोलना शायद मुश्किल था। क्या आज भी कला, चाहे वो संगीत हो, लेखन हो, पेंटिंग हो या कोई और रूप, ऐसे सीमित या चुनौतीपूर्ण माहौल में दबी हुई आवाज़ों को, सामाजिक सच्चाइयों को और प्रेम जैसी निजी भावनाओं को सामने लाने का एक ताकतवर माध्यम बनी हुई है? हाँ, ये बहुत अहम सवाल है। इन सवालों पर रुककर विचार करना रसप्रिया के पाठ को आज भी प्रासंगिक बनाता है।